ये हम लोग करने वाले हैं मेनली रिफ्रैक्शन फार्मूला। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक सरफेस होगा, एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन फार्मूला करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे लेंस मेकर फार्मूला। आइए मान लीजिए हमारे पास ये सिंगल सरफेस है, सिंगल कर्व सरफेस, ठीक है। एक ही सरफेस अभी रिफ्रैक्शन देखना है हमें। इसके बाद मान लीजिए ये अनदर मीडियम है, ठीक है, ये कोई दूसरा मीडियम है, पहले समझ लो। इसमें होगा हमारे पास दो मीडियम, एक ये मीडियम μ1 और ये मान लो μ2। यहाँ पे मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट है, लाइट इस पे गई, देखो जो टेक्निक हम लोग यूज़ किए थे मिरर फार्मूला करने के लिए एंगल वाला, वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ किए करेंगे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल सबटेंड किया और मान लेते ये एंगल है अल्फ़ा। अब ये होगा क्योंकि जो कर्व है वो कर्व किस शेप का है, कन्वेक्स है, इसीलिए बेंडिंग इस तरफ कहीं होगी। कैसे पता चलेगा? तो आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आपको सी पता चल जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा, और आप आराम से व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर आप मान रहे हैं तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसीलिए बेंडिंग तो ऑब्वियस है इधर ही कहीं होगी। और जहाँ पे ये लाइट, एक लाइट आप इस पे ले लो इंसिडेंट, तो ये ऐसी चली जाएगी ट्रांसमिट, तो दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पे कट करती है वहाँ पे बनेगा इमेज। क्या यहाँ पे इमेज बना है बाबू? डेंसर टू रेयर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल ना, ओ सॉरी, जी हाँ जी हाँ जी, बैंड ये एक्चुअल पाथ हुआ, तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड करेगी। हाँ 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 सही सही, सॉरी। तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा इसका, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लेते हैं इमेज कुछ एंगल सबटेंड किया गामा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल है मान लो बीटा। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो। मान लेते हैं ये एच है। यहाँ पे दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पहला जो μ1 हम लोग उस मीडियम को रखेंगे जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, नहीं मतलब मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट। मीडियम मतलब ये, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट, या जिससे लाइट रे इंसिडेंट हो रही हो। इसे प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत यूजफुल होगा, डबल रिफ्रैक्शन में आपको हेल्प करेगा। μ1 हम लोग किसको लेंगे? जिससे इंसिडेंट हो रही हो, लाइट इंसिडेंट हो रही हो, नहीं मतलब जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे लाइज इन विच द मीडियम इन विच इंसिडेंट रेज लाइज, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसको हम लोग कहेंगे μ1, और μ2 जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, इन विच, या इमेज भी कह सकते हो, इन विच रिफ्रैक्टेड रे, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे लाइज, उसको हम लोग μ2 कह देते हैं, ठीक है। ये तो अगर वन सरफेस है तब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, तब ज़्यादा कन्फ्यूजन μ1 और μ2 में नहीं होता है। जब डबल सरफेस करेंगे उसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग डबल सरफेस में दो बार इमेज बनेगा, इसलिए इमेज वाला मीडियम को μ2 कह देने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप μ2 कह दोगे इमेज वाला मीडियम चलेगा, μ1 कह दोगे ऑब्जेक्ट वाला मीडियम चलेगा, लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इंसिडेंट रे μ1, रिफ्रैक्टेड रे μ2, ठीक है। चलिए स्लेंस लगाएं सरफेस पे, हम लोग इस पे हम लोग स्लेंस लगाते हैं। मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना,
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, मान लेते हैं θ1, और ये वाला जो एंगल होगा, ये छुटकू सा एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, θ2। सेंस लगा है? स्ट्रेस लॉ कहता है एक्स पॉइंट यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट पे, स्लेस लॉ के अकॉर्डिंग साइन I1 मतलब साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1। यहाँ तक सही है? क्लियर है? या आप ये कह सकते हैं μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2। चलेगा? बोलो। आपको पता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। आपको पता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं μ1 θ1 इज इक्वल टू μ2 θ2। यहाँ से चलेगा? क्लियर है? अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा के प्लेस पे θ1, तो μ1 θ1 μ2 θ2। चलेगा? क्लियर है? गुड। अब हम लोग बात करते हैं चलो आप जरा यहां पे आ जाओ तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला लाइन, आप हमें ये बता सकते हैं कि इसके साथ रिलेशन कौन सा लिखें? एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी लगाते हैं? नहीं, इन ट्रायंगल MOI दिख रहा है, MOI मत करो, θ1 है ना, MOC करो, MOC दिखा, MOC, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है बाबू? एक्सटीरियर एंगल है θ1, तो θ1 एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी से θ1 इक्वल टू सम ऑफ टू, गुड, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल दिख गया ना आपको, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब θ2 ढूंढते हैं, θ2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके लिए हम लोग कौन सा एक्सटीरियर एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर हम चलेंगे तो ये बीटा एक्सटीरियर होगा ना। इन ट्रायंगल MCI, इन ट्रायंगल MCI में आप जरा देखो कि बीटा जो है वो एक्सटीरियर है, तो सम ऑफ θ2 प्लस गामा, मतलब θ2 यहाँ से हमारा आ जाएगा θ2 इक्वल टू बीटा माइनस गामा। कोई दिक्कत? ये वाला एक्सटीरियर समझ में आया? ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना, तो ये क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर, यानी बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा। यहाँ से θ2 हमारा आ जाएगा बीटा माइनस गामा। क्लियर है? पुट कर दे यहाँ पे। टू माइनस μ1 होगा, बोलो रे। क्लियर है? वेरी गुड। अब एक काम करेंगे हम लोग, इसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, अल्फा कितना होगा कौन बताएगा? 10 अल्फा करें? यहाँ पे आइए तो, चलिए 10 अल्फा
इक्वल टू अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हम इसको इस पॉइंट को पोल, आप ये बताओ ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल एंगल के लिए क्या इतना डिस्टेंस रहेगा? ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, इसको नेग्लेक्ट कर लें। तो हम कह सकते हैं कि OP जो है ये हमारे लिए U होगा विद साइन कन्वेंशन, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस U साइन कन्वेंशन के साथ। उसी तरह से टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है H और बेस कितना है, ये पॉजिटिव ना आएगा, पॉजिटिव ना आएगा, गुड। ये कितना है R, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को R कहेंगे या 2F कहेंगे, चलो R कह देते हैं या R ही रहने दो अभी, R पॉजिटिव में। और टेन गामा के बारे में बताओ जरा, टेन गामा H बाय इमेज डिस्टेंस है ये V होगा, बताइए अल्फा बीटा गामा काफ़ी स्मॉल एंगल है तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर होगा, इसका मतलब आपके पास ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। सब्स्टिट्यूट करें, चलिए करते हैं, बताइए म्यू वन अल्फा का वैल्यू कितना है H बाय U माइनस U, चलेगा प्लस म्यू टू गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू H बाय V, चलेगा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है H बाय R, और यहाँ पे आपका आया है म्यू टू माइनस म्यू वन, चलेगा। H खत्म, तो आप कह सकते हैं इसको पहले लिख लें, म्यू टू बाय V माइनस म्यू वन बाय U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R। कितना खूबसूरत है बताओ तो, है ना डिफ्रैक्शन फॉर्मूला। एक बार फिर से समझ ले एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या किया, सारे एंगल का नेमिंग कर दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया सारे एंगल का, और एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने मिरर फार्मूला में भी इसका यूज करा था। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल M ये वाला, ये और ये ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा ये वाला, जिसमें से ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है और ये वैल्यू थीटा वन है। तो बताइए एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो थीटा वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। चलो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक ट्रायंगल ये आते हैं छुटका वाला, ये वाला ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखा है ये ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है MIC, ये एंगल है थीटा टू और ये एंगल है आपका गामा, है ना। तो बताइए ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल जो कि बीटा है वो एक्सटीरियर होगा, तो बीटा इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा, बीटा टू इक्वल टू थीटा टू प्लस गामा, यहाँ से थीटा टू आ गया बीटा माइनस गामा, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे आते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I1, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, थीटा टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। अब देखो साइन थीटा वन का वैल्यू थीटा होगा, साइन थीटा वन का वैल्यू थीटा वन के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि साइन जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा वन की जगह पे थीटा रख दिए, थीटा वन, और थीटा टू की जगह पे थीटा टू, तो म्यू वन थीटा वन म्यू टू साइन थीटा टू। अब यहाँ पे जो हमने थीटा वन थीटा टू का वैल्यू रखा है वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो थीटा वन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा म्यू वन थीटा वन, और उसके बाद म्यू टू थीटा टू रख दिए, सॉल्व कर लिए, सिंपल अलजेब्रा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कौन बताएगा, टेन थीटा बता देगा। तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर H बेस हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस, जबकि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, क्यों? अगर थीटा स्मॉल हो तो
ये डिस्टेंस तभी निग्लिजिबल होगा जब थीटा स्मॉल होगा। तो हमने मान लिया है कि ये थीटा स्मॉल है और होता ही है, तो ये डिस्टेंस लगभग इसके आसपास ही होगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्योंकि ये इस तरफ मेजर किया गया है इंसिडेंट रे के अपोजिट, इसलिए नेगेटिव है। तो अल्फा h बाय माइनस यू, बीटा इसी तरह से h बाय आर, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर रख दिया और गामा इक्वल टू हो गया कितना आपका इमेज डिस्टेंस है, और h सबके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, h खत्म हो गया और इसको अरेंज कर लिए। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है, इमेज जिस मीडियम में बनता है, इमेज जिस मीडियम में बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम का इतना, और μ2 माइनस μ1 बाय आर। इसके जगह पे आप f भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में। ओवरऑल आपको पता है कि r इक्वल टू 2f होता है, r इक्वल टू 2f होता है। तो इसको आप पुट करोगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, रहने दो ना, समझ गए ना। यहाँ पे इसको आप पुट करके रिफ्रैक्शन फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, f के फॉर्म में भी कर सकते हो। यहाँ से आप अगर आपको u भी दे रखा हो फिर भी आप r निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। देखिए r के साइन को लेके कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला जो भी साइन होता है वो पॉजिटिवली यहाँ जाना होता है। तो बताइए इस वक्त हम लोग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन लेंगे तो बताइए r का वैल्यू क्या होगा, r विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और यहीं से अगर लाइट, कर्वेचर ऐसा ही होगा, लेकिन अगर लाइट रे ऐसे फॉल करेगी इस तरफ से, तो बताइए अब r का साइन क्या लोगे, है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला साइन। तो ये r यहाँ से न मेजर होता है, पोल से न होता है, पोल से इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और पोल से इधर वाला डिस्टेंस, देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, r विल बी नेगेटिव। r का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा ना, ठीक है। अगर मान लो, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पहले से भी पता है, फिर भी अगर मान लो कर्वेचर ऐसा हो, और लाइट इसी डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो बताइए पोल से मेजर करोगे आप r ना, तो लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो बताइए r का डायरेक्शन क्या लोगे, नेगेटिव। और अगर मान लो कर्वेचर ऐसा हो और लाइट इस तरफ फॉल कर रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या। तो r के साइन को लेके कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, फटाफट छापो। देखिए हमारे पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो तो जरा, अभी अभी आपने याद किया था, याद है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू, बोलो, μ2 माइनस μ1 बाय r। अब अगर हमारे पास एक सरफेस प्लेन हो, नहीं, मान लीजिए इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज प्लेन, मतलब ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन हो, इसके बाद मीडियम कुछ और है, ठीक है। तो बताइए इसका मान लो μ2 और ये मान लो μ1, तो बताइए इसके लिए r का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी है। r प्लेन सरफेस के लिए क्या होगा, r का वैल्यू इन्फिनिटी। और आपको पता है कि एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0, इसका मतलब होगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू 0। μ2 बाय v इक्वल टू μ1 बाय u, बोलो, मतलब μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू v बाय u। एक्चुअल में क्या हुआ है समझो, कहानी एक्चुअल में है क्या, ये है ऑब्जेक्ट का रियल डिस्टेंस
और ये है इमेज मतलब अपेरेंट डिस्टेंस। नहीं समझे बात को? देखो ये है आपका एक्चुअल में, अगर आप जरा ध्यान से देखो तो μ2 बाय μ1 इक्वल टू होगा डी अपेरेंट बाय डी एक्चुअल या रियल। ऐसा ही कोई सवाल होता था, इसको तुम ऐसे करके देखो ना, वही डी अपेरेंट और डी रियल वाली कहानी है। देखो नहीं, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला सिचुएशन है, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला सिचुएशन है। नहीं, μ2 बाय μ1 आता था, μ2 बाय μ1 का रेशियो याद है, डी अपेरेंट बाय डी रियल, यही होता था, नहीं होता था? तब यहाँ से भी ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। ये बस 100 पीस के लिए और कोई बात नहीं है, दिखाने के लिए था कि हर तरह के सरफेसेस के लिए ये रिफ्लेक्शन फार्मूला आपके लिए वैलिड होगा। क्या समझ पाए? क्लियर है? चलो छापो इसे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं तुम्हें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, तो फर्स्ट फोकस का फॉर्मूला देख रहे हैं। फर्स्ट फोकस, आपको याद होगा कि फर्स्ट फोकस क्या होता था? फर्स्ट फोकस इस सरफेस के लिए एक ऐसा पॉइंट होता था जहां से जब लाइट जाएगी तो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहते थे, F1। अगर मान लीजिए हमारा U F1 के बराबर हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट F1 पे हो, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर हम यहाँ पे U ही F1 लेट कर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख लेते हैं, तो U इक्वल टू F1, तो आपको पता है कि इमेज कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। रिफ्रैक्शन फार्मूला पुट करें। चलिए, क्या था फार्मूला, याद है आपको? μ2 बाय इन्फिनिटी माइनस μ1 बाय, U की जगह पे क्या करोगे? F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय 2F1 चलेगा। साइन कन्वेंशन पुट नहीं करोगे तो बता U का वैल्यू F1 होगा कि माइनस F1 होगा? तो फिर माइनस F1 ना, क्या U का वैल्यू माइनस F1 ना? बोलो। इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला डिस्टेंस ले तो माइनस F1 सही है। चलो इसको आर ही रहने दो, तुम आर ही रहने दो। तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या है, ये वाला वैल्यू खत्म, तो μ1 F1 का वैल्यू क्या है? F1 इक्वल टू μ1 R बाय μ2 माइनस μ1। कोई दिक्कत? सही है। और R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा ना, R का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? चलो ये हुआ फर्स्ट फोकस को लेके। अगर यहीं पे हम लोग सेकेंड फोकस की बात करें, सेकेंड फोकस के बारे में ज़रा बताइए। सेकेंड फोकस होता था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, याद है? नहीं, और इमेज बनती थी फोकस पे। इसका मतलब सेकेंड फोकस के लिए आपको ऑब्जेक्ट को कितना रखना पड़ेगा? U बराबर माइनस इन्फिनिटी और V बराबर होगा प्लस F2। चलिए इसके लिए भी रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा? μ2 बाय F2 माइनस μ1। ये तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, कर दें, 1/u जीरो हो जाएगा, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय F ये R। इसके लिए R क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ भी R पॉजिटिव आया। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, फिर भी देखते हैं। F2 इक्वल टू क्या होगा? μ2 टाइम्स ऑफ R बाय μ2 माइनस μ1। इन दोनों का सम जीरो आना चाहिए। μ2 बाय R सही है क्या? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला μ1 सही है, इमेज वाला μ2। देखो कुछ गड़बड़ है तो बताओ।
क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फार्मूला में ऐसा ही कुछ किए थे, ऑब्जेक्ट यहाँ से और इमेज यहाँ बना था। रिफ्रैक्शन फार्मूला में ये माइनस लिया हुआ था ऑलरेडी ना, उसी तरह से ये था ना। ठीक, ये माइनस आया, F1 नेगेटिव आया, ठीक है, मतलब ये माइनस, ये वाला टर्म जीरो, ये माइनस इधर लगा दिए, एक ही बात है। अब आप हमें एक बात बताइए, F1 और F2 का रेशियो बताओ जरा। एक रिजल्ट बताना चाह रहे थे, वही बता रहे हैं। नाउ F1 और F2 का रेशियो क्या होगा, बोलो। F1 और F2 का रिजल्ट, F1 μ2 माइनस μ1 दोनों तरफ कटेगा और R दोनों कटेगा, तो आपको क्या लगता है μ1 बाय μ2 नहीं होगा, मतलब माइनस μ1 बाय μ2 नहीं होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब F1 बाय μ1 F1 बाय μ1 प्लस F2 बाय μ2 का रिजल्ट बोलो तो ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। कितना होगा, F1 बाय μ1 प्लस F2 बाय μ2 का रिजल्ट 0। हम बताएंगे कैसे है, देखो ना भाई, F1 बाय μ1 F2 बाय μ2, यहाँ से F1 बाय μ1 का वैल्यू माइनस F2 बाय μ2 के बराबर होगा, F2 बाय μ2। तो F1 बाय μ1 की प्लेस पे माइनस F2 बाय μ2 रखिए और यहाँ पे प्लस F2 बाय μ2 है, रिजल्ट नहीं आएगा 0। ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, मतलब फर्स्ट फोकस मीडियम μ1 का सेकेंड फोकस मीडियम μ2 के साथ सम हमेशा 0 होता है, ठीक है, ये होना ही पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसे। बढ़िया एक ऑब्जेक्टिव आपका बना। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एयर बबल को आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो जब सरफेस हमारा कन्वेक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो उस मटेरियल के अंदर में है, ध्यान दो। अगर सरफेस हमारा कन्वेक्स है, ये वाला एयर बबल किस में है, ग्लास के अंदर, तो ये ग्लास है जिसका शेप क्या है, कन्वेक्स है, इसके अंदर एक एयर बबल है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है सरफेस स्फेरिकल का डायमीटर, इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, 5। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 3 पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एयर बबल, ओ ये हुआ C, इससे 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस होगा 5 और ये वाला डिस्टेंस है कितना, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कहा गया है कि फाइंड दी व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल दी बबल अपेयर्स, मतलब बबल का इमेज कहाँ बनेगा। चलिए, बबल का इमेज कैसा बनेगा, अगर ये सरफेस ऐसा होगा, ठीक है, लाइट यहाँ से जाएगी, बताओ लाइट किधर जाएगी, ये एक्चुअल पाथ है, सीम्स टू डाइवर्ज की कन्वर्ज, ये नॉर्मल है ना रे, बोलो किधर होगा, वेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट को ऐसी जानी पड़ेगी, ये लाइट जाएगी, मतलब जो बबल्स होगा वो कहीं यहाँ पे अपेयर होगा, ये सुनो, हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया, नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, इसका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, क्या नहीं सॉल्व होगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला से लगाओगे, चलिए लगाइए और रिफ्रैक्शन फार्मूला से बनाइए, ठीक है। बताइए
आप हमें पहले ये बताइए μ1 का वैल्यू कितना होगा, 1.5 की 1, बिल्कुल 1.5 इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला, तो 1.5 होगा μ1। μ2 कौन होगा, 1। μ1 μ2 आ गया। बताइए r बराबर कितना लोगे, +5 की -5, r बराबर मारेंगे मुंह फुला देंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये ना है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, r इसके अपोजिट ना मेजर कर रहे हो, कैसा लड़का है, r पोल से ना मेजर करते हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट वाला ना है, तो माइनस ना होगा, तो फिर प्लस कैसे बोल दिया, क्या r नेगेटिव की पॉजिटिव, तो फिर इतना क्या सोचना, -5 और u उस हिसाब से -3, भी निकालना है, नहीं निकलेगा, बोलो v बराबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता है कि ये सेकेंड मीडियम बाय v माइनस म्यू, अच्छा μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, रख दे। चलिए μ2 का वैल्यू 1 बाय v माइनस 1.5 बाय u का वैल्यू -3 इक्वल टू μ2 1 माइनस 1.5 बाय -5, चलेगा। चलिए 1 बाय v इक्वल टू ये हो जाएगा -0.5 बाय -5, माइनस माइनस प्लस, इधर जाएगा माइनस, और फिर से ये हो जाएगा 1.5 बाय 3। बोलिए कोई दिक्कत, माइनस से माइनस खत्म, 1 बाय v इक्वल टू 0.1 माइनस 0.5 आएगा, तो बताइए 1 बाय v इक्वल टू कितना हुआ, -0.4 कह सकते हो, मतलब 4 बाय 10, तो v का वैल्यू कितना आया, -10/4 आएगा, मतलब -2.5 आना चाहिए था, देखो ना v इधर ही बना, नेगेटिव आना चाहिए था, आया ना। बोलो क्या इसका सेकेंड पार्ट जो कनकेव वाला है बन जाएगा, कैसे, अब ड्राइंग कर देते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका जो सेकेंड पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट ये था, फर्स्ट पार्ट समझ पाए, सेकेंड पार्ट का ड्राइंग बता रहे हैं। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस मीडियम में ऐसे है कि सरफेस जो हो कनकेव नेचर का हो, बताइए अब बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे, और ये कितना है 5, अब की बात ये +5 होगा और ये -5 होगा। देखो अब लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट से, किधर बेंड करेगी, बेंड किधर करेगी, अरे भाई बेंड किधर करेगी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ये बेंड किधर करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बोलो यस, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड तो कर गई। अब जब आप इसको पीछे मिलाओगे तो इमेज कहीं इधर बनेगा, अभी भी इमेज इधर ही बन रहा है, देखो बनेगा, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, नहीं निकलेगा। बताइए u का वैल्यू कितना लोगे, +5, u का वैल्यू कितना लोगे, ऑब्वियस है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है u, तो -3 ही लोगे ना। r का वैल्यू कितना होगा, अब की बार +5, गुड। μ1 का वैल्यू कितना होगा, अब की बार μ1 कौन होगा, बोलो μ1 का वैल्यू कितना होगा, 1.5, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसको μ1 बोलते हैं, तो 1.5, और μ2 कितना होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड 1, बाकी भी रहा करने को, नहीं निकल आएगा, आप कर लोगे, क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके। बताइए v कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेट कर भी लो तो बताइए 1 बाय मतलब
म्यू टू बाय वी, वी का वैल्यू म्यू टू का वैल्यू 1, वी का वैल्यू वी निकालना है आपको। म्यू टू का वैल्यू सॉरी म्यू वन 1.5 ना, हाँ म्यू टू बाय वी 1.5 बाई यू का वैल्यू -3 इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू कितना है 1 माइनस 1.5 बाय आर का वैल्यू 5 है। बोलो ये हो जाएगा प्लस, हाँ आंसर कितना आया जान तो इसका ये हो गया तुम्हारा कितना, आर का वैल्यू कितना है, ये 5 है ना, +5, ये हो जाएगा -0.5 बाय 5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1.5 बाय 3। सॉल्व करेंगे इतना तो ये आएगा आपका -0.1 माइनस 0.2 ये ना होगा, और आंसर हो जाएगा आपका कितना 0.3 1/v इक्वल टू, मतलब v का वैल्यू फाइनली आएगा आपका -10/3। इससे कम आना चाहिए, आया ना, कम आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए 10/3। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 कुछ गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वो कम आना चाहिए था ना, कम आना चाहिए था ना, कम आना चाहिए ना, ज़्यादा आ गया, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। बाय 5/3 v का वैल्यू रे, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है देखो जरा, 1.5/3 सही है, 1 माइनस 1.5 ये भी सही है, बाय 5 तो -0.5/5 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हुआ 15/1/2 0.5 ना होता है, 0.2 नहीं 0.5 ना होगा क्या, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 10/6 तो v का वैल्यू -1.66 सेंटीमीटर, कम आना चाहिए था, आएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए।